सो नीट रीनीट के लिए जो हम लोग पुराने साल के क्वेश्चन पेपर्स का रिवीजन कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में नीट 2022 के पेपर का डिस्कशन हम जारी रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने वहां कर लिया था और अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो ये नीट 2022 का क्वेश्चन पेपर है एंड वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 14। Two objects of mass 10 kg and 20 kg respectively are connected to the ends of a rigid rod of length 10 meter with negligible mass. The distance of the center of mass of the system from the 10 kg mass is। तो वो कह रहा है कि दो मासेस हैं, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। एक 10 किलो का है, एक 20 किलो का है और वो एक रिजिड रॉड से कनेक्टेड है जो कि 10 मीटर लेंथ की है। तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा इस सिस्टम का फ्रॉम द 10 kg मास, इससे पूछ रहा है। तो अगर ये दोनों मास बराबर होते तो सेंटर ऑफ मास ठीक बीच में होता, ये भारी है तो इस तरफ होगा। तो एक बात तो तय है कि मेरा आंसर 5 से ज्यादा होना चाहिए। अब अगर मैं इसके ऑप्शन देखूं तो एक ऑप्शन है 5 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 10/3 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 20/3 मीटर और चौथा ऑप्शन है 10 मीटर। तो ये हो गया 3.3, ये हो गया 6.6 और ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसका मतलब है कि सारा मास इधर ही लाई कर रहा है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो विदाउट सॉल्विंग यू कैन से दैट द आंसर इज 20/3। तो ये तो हुई बाई निगेशन। लेकिन अगर हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये कह सकते हैं कि हम इसे एक्स एक्सेस मान लेते हैं, इस पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 10,0 हो जाएंगे। इसको मैं कह सकता हूं x1, y1, इसको मैं कह सकता हूं x2, y2 और इसके साथ ही जो सेंटर ऑफ मास है उसको मैंने मान लिया यहां पर विच इज x, 0। ये मेरा सेंटर ऑफ मास है। हालांकि सेंटर ऑफ मास क्लोजर टू द 20 kg मास होगा, बट हम रैंडमली बात कर रहे हैं तो मैंने यही मान लिया। अब सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां पर m1 की जगह आप ले लेंगे 10, x1 की जगह आ जाएगा 0, m2 की जगह ले लेंगे 20, x2 की जगह आ जाएगा 10 और अपॉन में आ जाएगा 10 प्लस 20। तो ये हो जाएगा 200/30 विच इज 20/3। तो आप अगर फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो फॉर्मूले से भी हो सकता है और अगर आप सिंपल लॉजिक लगाते हैं तो भी आंसर मिल जाएगा। तो ये 20/3 यहां से आएगा। ऐसे क्वेश्चन में अगर उसने इधर से पूछा होता तो फिर 10 - 20/3 कर देंगे, 10/3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर। तो हमारे पास एक रेडिएटर है और वो रेडिएटर 100 किलोवाट का है। क्वेश्चन 15। तो ये इसकी पावर है और वो पूछ रहा है कि ये कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा इन 1 आवर। टाइम हमें पूछा गया है 1 आवर। तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम, दैट मीन्स एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अब यहां पर 100 किलो का मतलब 10⁻³ और टाइम का मतलब 1 आवर विच इज 3600 सेकेंड्स में लेना पड़ेगा। 2 और 3 5 और 2 7 और 1 8, तो 3.6 × 10⁸ जूल इतनी एनर्जी वो रेडिएट करेगा। यहां पर ऑप्शन में उसने दे रखा है 36 × 10⁷, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो क्लियर कट आपका आंसर 2 हो जाएगा। सीधा सवाल, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद अ मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 kg इज मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, वो कह रहा है एक लिफ्ट है हमारे पास और उसका जो टोटल मास है पैसेंजर्स के साथ वो 2000 kg है। एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर कुछ पैसेंजर्स हैं
और इसका जो टोटल मास है वो 2000 kg बन रहा है, पैसेंजर प्लस लिफ्ट मिलाकर, एंड इट इज मूविंग विद 1.5 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से ये जा रहा है। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 3000 न्यूटन। जो फ्रिक्शनल, ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है और जो फोर्स इस पर लग रहा है नीचे की ओर, जो अपोज कर रहा है इसके मोशन को, वो 3000 न्यूटन का है। द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द लिफ्ट इन वॉट इज। तो वो कह रहा है कि पावर कितनी डिलीवर होगी। तो यहां पर पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम। सो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अब पावर हमें मालूम नहीं है, सॉरी पावर हमें निकालनी है, तो हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी पर यूनिट टाइम। द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द लिफ्ट इन वॉट। ठीक है जी। तो यहां पर जो फोर्स है, एनर्जी आपको ये समझना पड़ेगा कि एनर्जी वर्क के इक्वल ही होती है। सो एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क। तो जो फोर्स अपोज कर रहा है मोशन का वो 3000 का है, द फ्रिक्शनल फोर्स, और यहां पर लिफ्ट और पैसेंजर का मिलाकर के जो मास है वो 2000 है। तो ये भी mg भी नीचे लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी नीचे लग रहा होगा। तो mg की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आएगा 20000 mg, और f की वैल्यू कितनी है 3000। तो ये दोनों फोर्स अपोज कर रहे हैं, मिलाकर के कितना हो गया 23000। तो 23000 का इस पर अपोजिंग फोर्स है। अब अगर हम ऐसा मानते हैं कि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है और 1.5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो हमें यह मालूम है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट को हम वेलोसिटी इनटू टाइम भी लिख सकते हैं। और इस टाइम को अगर मैं नीचे ले जाऊं या टी से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा पावर। तो पावर का एक फॉर्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी भी होता है। तो टोटल अपोजिंग फोर्स जो हमारे पास है वो 23000 का आ गया, इनटू 1.5। तो यहां से हटा दीजिए, ये कट जाएगा, 15 0 0 15 0 0 15 3 45 15 दूनी 30 और 4 34, 34,500। सो दैट इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 4। तो 34,500 जो है वो पावर डिलीवर करेगी। तो ये बेसिक मेथड से है, बाकी ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, कई जगह काम आता है। नेक्स्ट, a copper wire of length 10 meter and radius 10 to the power minus 2 by root pi has an electric resistance of 10 ohm। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है, करंट डेंसिटी की बात हो रही है, करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, और यहां पर एरिया का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया से है। तो वो कह रहा है एक हमारे पास कॉपर वायर है, इस कॉपर वायर में लंबाई हमें दे दी गई है 10 मीटर है, और इसके अंदर जो एरिया ऑफ रेडियस है, यहां जो इसका रेडियस है वो दे रखा है 10 to the power minus 2 by under root pi मीटर, और इसका जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वो 10 ओम। द करंट डेंसिटी इन दी वायर, तो करंट डेंसिटी कितनी हो जाती है, करंट डेंसिटी हो जाती है I बाई। और यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ दे रखी है, उसमें ये कह रहा है कि इस वायर में अगर करंट फ्लो कर रही है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें दे रखी है 10 वोल्ट पर मीटर। तो आपने अगर ओम्स लॉ को पढ़ा है तो ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म हो जाता है J इक्वल टू सिग्मा ई। तो हमें यहां सिग्मा चाहिए बस। अब हम ये जानते हैं R इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है, और 1 अपॉन रो जो होता है वो L अपॉन आर ए हो जाएगा, और 1 अपॉन रो को ही हम सिग्मा कहते हैं, तो L अपॉन आर ए।
और इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो हमें पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम यहां से निकाल सकते हैं और लेंथ हमें गिवन है, तो सिग्मा हमें मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, आंसर आ जाएगा J इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा का मतलब है L अपॉन आर, L का मतलब 10, R का मतलब 10, A का मतलब हो गया पाई R स्क्वायर यानी 10 टू द पावर -4 अपॉन पाई, और E की जगह फिर से 10 आ जाएगा, तो ये वाले 10 से ये वाला 10 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 10 टू द पावर 1 + 4 यानी कि 10 टू द पावर 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, दैट इज द करंट डेंसिटी। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ये मालूम होना चाहिए कि माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ओम्स लॉ का क्या है और करंट डेंसिटी से रेसिस्टिविटी को कैसे रिलेट करना है वो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, a soap bubble expands the pressure inside the bubble if a soap bubble expands the pressure inside the bubble। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। सोप बबल की जब बात होती है तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए। ये एक सोप बबल है और इसके हर पॉइंट पर बाहर से जो प्रेशर पड़ रहा है वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसे हम P0 कह देते हैं। अंदर जो प्रेशर है मैं उसे P इनसाइड PIL लिख देता हूं। तो अगर ये सरफेस फ्लैट होगी तो दोनों तरफ का प्रेशर बराबर हो जाएगा, इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर अंदर से सपोज मैं इसको P इन लिख देता हूं, तो अगर सिचुएशन फ्लैट है तो ये दोनों प्रेशर बराबर होना चाहिए, तब ये बराबर फ्लैट हो सकती है। अगर अंदर से प्रेशर ज्यादा लगेगा तो ये सरफेस ऐसी हो जाएगी, तो इस केस में अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, और अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो ये सरफेस ऐसी हो जाएगी। तो ये तीन सिचुएशन है जो हमें समझ में आनी चाहिए। तो दिस सिचुएशन रिलेट्स टू दिस। अब अगर मैं इस सोप बबल को देखूं तो मैं इसके किसी भी हिस्से पर अगर गौर करूंगा तो ये बाहर की ओर बल्ज्ड आउट है, यानी कि अंदर जो प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर से ज्यादा है। तो हमने ये पढ़ रखा है क्लास 11 में कि जो प्रेशर डिफरेंस इनसाइड एंड आउटसाइड होता है, जिसे हम एक्सेस प्रेशर बोलते हैं, वो 2S/R या 4S/R होता है। ड्रॉप के केस में 2S/R होता है और बबल के केस में 4S/R होता है। तो ये सोप बबल है तो यहां पर जो प्रेशर होगा वो 4S/R होगा। अब वो कह रहा है कि बबल एक्सपेंड कर रहा है, तो अगर बबल एक्सपेंड कर रहा है तो इसका जो रेडियस है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, R2 विल बी ग्रेटर देन। तो रेडियस बढ़ेगा तो एक्सेस प्रेशर घटेगा, और एक्सेस प्रेशर घटने का मतलब है कि P इनसाइड माइनस P एटमॉस्फेयर जो है, जो कि 4S/R था, वो डिक्रीज हो रहा है। तो P इनसाइड इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस 4S/R। R की वैल्यू बढ़ रही है तो ये टर्म घटेगी, ये टर्म घटेगी तो अंदर का प्रेशर घटने लगेगा। आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि अंदर प्रेशर ज्यादा था तो सरफेस ऐसी थी, अगर ये एक्सपेंड हो रही है तो ये ऐसा होने की कोशिश कर रही है, यानी कि इस सिचुएशन को अटेन करने की कोशिश कर रही है। तो अगर ये इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में जाना चाह रही है तो अंदर का प्रेशर घटना चाहिए, क्योंकि बाहर के प्रेशर से अंदर का प्रेशर पहले से ही ज्यादा था। तो ये मैंने एनालाइज करने के लिए आपको इतनी बातें बताई। एग्जाम में ये क्वेश्चन 15 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ये असर्शन रीजन का सवाल है। असर्शन रीजन तो नहीं, बस बायो-सेवर्ट लॉ का एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। चलिए पढ़ देते हैं इसको। बायो-सेवर्ट लॉ गिव्स द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एन इनफाइनेटेसिमल करंट एलिमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली। बायो-सेवर्ट लॉ इज एनालोगस टू Coulomb's inverse square law of charge, with former being related to the field produced by a scalar source ideal while the latter being produced by a vector source Q. In the light of our statement, the most appropriate answer from the options given. Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct.
यहां पर इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है, बायोसेवर्ट लॉ इज एनालॉगस टू कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ चार्ज विद फॉर्मर माने बाद वाला, बीइंग रिलेटेड टू द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए स्केलर सोर्स आइडियल। अब यहां स्केलर सोर्स आइडियल लिखा हुआ है, जबकि आइडियल एक वेक्टर सोर्स है, करंट एलिमेंट एक वेक्टर सोर्स होता है। व्हाइल द लेटर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय अ वेक्टर सोर्स Q, तो चार्ज को ये वेक्टर सोर्स कह रहा है और आइडियल को स्केलर सोर्स कह रहा है, तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाता है। तो इसमें चौथा ऑप्शन हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a shell of mass m is at rest. Initially it explodes into 3 fragments having masses in the ratio of 2:2:1. If the fragments have equal mass and they fly off along mutually perpendicular directions with speed v, the speed of the third fragment will be. तो मैकेनिक्स का सवाल है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि आमतौर पर जब मोमेंटम कंजर्वेशन आप पढ़ते हैं थ्योरी में, तो आप वन डायमेंशनल केसेस पढ़ते हैं, लेकिन ये वन डायमेंशनल केस नहीं है। तो वो कह रहा है कि एक शेल है, वो रेस्ट पर है और फिर ये एक्सप्लोड कर जाता है, इसके 3 हिस्से हो जाते हैं। तो इसके जो 3 हिस्से हो रहे हैं उसमें से 2 हिस्से, उनका जो मास रेशियो है वो 2:2:1, मतलब अगर एक मास m1 है, एक मास m2 है और एक मास m3 है, तो m1:m2:m3 का रेशियो 2:2:1 है। If the fragments having equal mass fly off along mutually perpendicular direction with speed v, अब ये वाले जो 2 हैं इनका मास सेम है, तो वो कह रहा है जो इधर गया है मान लीजिए उसका मास 2m है, जो इधर गया है उसका मास भी 2m है, ये भी v वेलोसिटी से जा रहा है, ये भी v वेलोसिटी से जा रहा है, तो जो तीसरा फ्रैगमेंट है जिसका मास m होगा वो किस डायरेक्शन में कितनी स्पीड से जाएगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो तीसरे मास के लिए मुझे मालूम नहीं है, इसको मैंने x एक्सिस मान लिया, इसको मैंने y एक्सिस मान लिया, थर्ड मास मैंने कहीं भी मान लिया, मैंने कहा थर्ड मास मेरा इधर जा रहा था, जिसका मास m था और इसकी स्पीड मान लेते हैं कि v0। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम शेल एक्सप्लोजन में हम हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। इनिशियली शेल रेस्ट पे थी तो मोमेंटम 0 हो गया, बाद में हो जाएगा 2m इंटू वी आई कैप प्लस 2m इंटू वी जे कैप प्लस 2m, सॉरी तीसरे का मास m है, इंटू वी नॉट। तो m से सबको डिवाइड कर दीजिए, जब गायब हो जाएगा तो आपके पास यहां से आ जाएगा v नॉट बराबर v कॉमन 2i कैप प्लस 2j कैप एंड हेयर वी विल हैव अ माइनस साइन। तो ये हमारी वेलोसिटी हो जाएगी। अब अगर मुझसे इसका मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा v इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ 2i कैप प्लस 2j कैप। मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है तो ये जो मैग्नीट्यूड बनेगा वो बन जाएगा, 2 को कॉमन ले लीजिए तो 2√2 बन जाएगा। तो इतनी स्पीड से आपका ये मास चलेगा 2√2v तीसरा वाला, और वो इस डायरेक्शन में जाएगा, माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप इंटू v, तो इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब 45 डिग्री पर अगर आप देखें। नेक्स्ट, a spherical ball is dropped in a long column of a high viscous liquid. The curve in the graph shown which represent the speed of the ball as a function of time is. ये अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। अगर हम देखें तो यहां पर जो हमें उसने ग्राफ दिए हुए हैं, तो एक ग्राफ हमारे पास ऐसा है, एक ग्राफ हमारे पास ऐसा है, एक ग्राफ हमारे पास ऐसा है और एक ग्राफ हमारे पास ऐसा है। तो वो कह रहा है कि एक लॉन्ग कॉलम है हमारे पास और इसमें कोई स्फेरिकल बॉडी गिर रही है और यहाँ पर ये विस्कस मीडियम है कोई। इमेजिन कर लीजिए एक रेन ड्रॉप गिर रही है हवा में, तो उस रेन ड्रॉप की बात हो रही है आपसे। तो अब आपको ये बताना है कि जब ये नीचे जाएगी तो इसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने का करेक्ट ग्राफ कौन सा है।
तो अगर आपने कॉन्सेप्ट को ठीक से पढ़ा है टर्मिनल वेलोसिटी के, तो वहां पर आपको ये समझाया जाता है कि बॉल पहले या जो भी ड्रॉप है वो पहले अपनी स्पीड बढ़ाती है और फिर वो धीरे धीरे अपनी स्पीड को कांस्टेंट कर लेती है। इनिशियली उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे होते हैं। अगर आप इस प्रोसेस को ठीक से समझे होंगे तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि जो बॉल या जो भी स्फेरिकल बॉडी है, रेन ड्रॉप है, चाहे जो भी है, उस पर एक तो फोर्स लग रहा है mg का और एक उस पर फोर्स लग रहा है बॉयंसी का, और तीसरा फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है विस्कस फोर्स। तो ये विस्कोसिटी का फोर्स। तो बॉयंसी का फोर्स फिक्स है, तो अगर mg की वैल्यू इनिशियली देखा जाए तो वो fb से ज्यादा होती है, बॉल नीचे गिरना शुरू करती है, वेलोसिटी बिल्ड होने लगती है, जिसकी वजह से ये फोर्स बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे ये फोर्स बढ़ता है तो बाद में आपकी इक्वेशन हो जाती है mg इज ग्रेटर देन fb प्लस fv। विस्कोसिटी का फोर्स तो आ गया है, लेकिन अभी भी mg इससे ज्यादा है, तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। उसके बाद एक ऐसी लिमिट आएगी जहां पर के mg और fb प्लस fv बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये फंक्शन ऑफ टाइम है, टाइम के साथ इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जबकि ये बराबर हो जाएंगे, अब बॉडी का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, आगे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी। तो कौन सा ग्राफ सही है? यहां पर पहले वेलोसिटी बढ़ रही है, बाद में कांस्टेंट हो रही है। तो अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो लगातार बढ़ रही है, तो ये गलत हो गया। इसमें घट रही है लगातार, ये भी गलत हो गया। इसमें भी घट रही है, ये भी गलत हो गया। इसमें पहले बढ़ रही है और फिर कांस्टेंट हो रही है, तो यही ग्राफ आपका सही ग्राफ। तो ये याद भी होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ग्राफ है। नेक्स्ट, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाईव्हील मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम इन 16 सेकेंड। द एंगुलर एक्सेलरेशन, बिल्कुल सीधा सवाल है। आमतौर पर रोटेशनल मोशन एक ऐसा चैप्टर रहता है जिसमें कि सभी एंट्रेंस एग्जाम वालों को परेशानी होती है, लेकिन अगर ऐसा सवाल मिल जाता है तो फिर आपके लिए काम बहुत आसान हो जाता है। बट डायरेक्ट फॉर्मूले की बात हो रही है, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहा है वो एक फ्लाई व्हील का। तो फ्लाई व्हील को आप एक रिंग मान सकते हैं, क्योंकि फ्लाई व्हील एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसका मैक्सिमम मास उसके सरकमफेरेंस पर लाई करता है। सो दैट इज अ फ्लाई व्हील। इट इज क्वाइट हैवी, बट उसका शेप क्या है वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। वो कह रहा है कि यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन स्पीड 1200 है उसकी पहले, तो इनिशियली 1200 है और बाद में 3120 हो जाती है, लेकिन ये आरपीएम है, ये ध्यान देने वाली बात है। और ऐसा होने में 16 सेकंड लगते हैं। तो वो कह रहा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन बताइए। अब आरपीएम का मतलब क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। तो 1 आरपीएम का मतलब हो जाता है 1 राउंड पर मिनट। एक राउंड का मतलब हो जाता है 2 पाई एंगल और मिनट का मतलब हो जाता है 60 सेकंड। तो ये आ गया π/30 रेडियन पर सेकंड। तो 1 आरपीएम का मतलब ये, तो ये हम यहां डाल देंगे। तो मेरे पास आ जाएगा ओमेगा नॉट हो गया 1200 इंटू π/30, ये कट जाता है। सो दिस इज 45 और ओमेगा क्या हो जाता है, वो हो जाता है 3120 इंटू π/30, तो ये कट जाएगा 104 पाई। अब मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाता है डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, यानी कि 104 माइनस 40 पाई अपॉन 16, तो 64 पाई बाई 16, दैट मीन्स 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सो दैट इज द आंसर। सीधा क्वेश्चन है, बस इसमें यह ध्यान रखना है कि आरपीएम को कैसे कन्वर्ट किया जाए
वो एक समझने वाली बात है। हालांकि लोग इसको रट लेते हैं, बट अगर आप भूल भी जाते हैं तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, आप उसको रिलेट कर सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सोर्स इज इक्वल टू, अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन। आप अगर पैटर्न को देखें तो पेपर में दो सवाल हैं जिसमें थोड़ा समय लगेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। उसके बाद फिर दो तीन सवाल हैं जो कि आपके तुरंत हो जाने चाहिए, और यहीं पर आपको थोड़ा इंटेलिजेंटली अपने पेपर को हैंडल करना चाहिए कि जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आप पहले उन्हें करते चले जाइए, क्योंकि वो जल्दी हो सकते हैं अगर आपके अंडरस्टैंडिंग ठीक है। जैसे इसी सवाल को ले लें तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को आप कैसे लिखते हैं, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई या कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। इसमें ये पीक वोल्टेज होती है, तो वो कह रहा है पीक वोल्टेज जो होती है वो कितनी होती है। तो हमें ये पता है कि जो आरएमएस वैल्यू होती है वो V नॉट बाई रूट टू होती है। तो पीक वोल्टेज जो होगी वो रूट टू टाइम्स दी आरएमएस वैल्यू होगी। तो ये चौथा ऑप्शन है डायरेक्ट, रूट टू टाइम्स दी आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी सोर्स। तो ये सवाल 20 सेकंड में आराम से 15-20 सेकंड में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, द डायमेंशंस बिलोंग्स टू, अब उसने एक डायमेंशन दे दिए। अब ये थोड़ा सा आपके लिए टेस्ट ऑफ मेमोराइजेशन होता है कि ये काहे की डायमेंशन। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये फोर्स है, और इसको देखूं तो ये करंट है। तो बेसिकली ये फोर्स पर यूनिट करंट स्क्वायर हो गया। अब अगर आप देखें तो एक फॉर्मूला है, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R। तो L की जो यूनिट है अगर मान लेते हैं मीटर है और इधर भी यूनिट मीटर है, तो ये वाली यूनिट से ये वाली यूनिट कट जाएगी, और 2 तो नंबर है, 4 पाई भी नंबर है, तो F अपॉन I1 I2 रह गया ये, और इसकी यूनिट वही बनेगी फोर्स की यूनिट अपॉन करंट स्क्वायर की यूनिट, तो ये म्यू नॉट हो गया। सो दिस इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो अगर आपको ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस तरीके से आपको कोई फॉर्मूला रिलेट करना पड़ेगा अपने गिवन डायमेंशनल फॉर्मूला से, और आप अपना आंसर बता सकते हैं। यहां पर आंसर जो आएगा वो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल मेक एंगल ऑफ 30 and 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर, द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव वेलोसिटीज। ये बहुत सिंपल सा सवाल दिया है उसने, ये मानते हुए कि पिछले सवाल में आपको काफी समय लगा होगा। तो एक का 30 है, एक का 45 है, और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो हमें पता है कि इसमें जो वेलोसिटी होती है वो स्लोप होती है, और स्लोप का मतलब tan थीटा होता है। तो tan 45, तो जो ये वाला ग्राफ है, यहां जो वेलोसिटी होगी वो 1 होगी, इसको 1 लिख देते हैं, और जो दूसरा है वो ये है, यहां वेलोसिटी 1/√3 होगी, और उसने 30:45 पूछा है, यानी कि पहले इसको लेना है फिर इसको लेना है, मतलब v'/v लेना है, तो 1/√3 हमारा आंसर बनेगा। सो द आंसर इज 1/√3। सो ऑप्शन 1, दैट इज योर आंसर। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 25। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26। तो यहां पर इसमें हमें ये सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है, और अगर आप देखें तो अब तो ये सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर जो हमारे बोर्ड के आते हैं उसमें भी इस तरह का सवाल पूछा जा चुका है। तो यहां पर एक उसने आपको सर्किट दिया हुआ है, इधर P इधर N लिखा हुआ है, और यहां पर भी इधर P इधर N लिखा हुआ है। दूसरे वाले में भी इसी तरह का अरेंजमेंट है,
यहां पर अरेंजमेंट बदला गया, इधर एन है इधर पी, और तीसरे वाले में भी अरेंजमेंट बदला हुआ है, इधर एन है इधर पी है, और फिर इधर एन और इधर पी है, और यहां पर बैटरी को उल्टा कर दिया गया। तो यहां ध्यान दीजिए, यहां बैटरी उल्टी है, इन दोनों में बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक ही तरफ है, ये पी एन है, ये पी एन एन पी है, और ये एन पी है। इनको उसने नाम दे दिया है ए बी सी। तो अब उसका क्वेश्चन क्या है, इन द सर्किट्स ए बी एंड सी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू पी एन जंक्शन आर इक्वल इन। तो वो कह रहा है कौन कौन से में जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द जंक्शन है वो सेम होगा। तो अगर आप देखें यहां करंट फ्लो कर जाएगी, क्योंकि ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, ये भी फॉरवर्ड बायस है, यहां पर ये प्लस है और ये भी प्लस है, लेकिन ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये वाला जंक्शन रिवर्स बायस हो गया तो करंट फ्लो नहीं करेगी। और यहां पर इधर प्लस है, इधर भी प्लस है, इधर माइनस है, इधर एन है, तो ये इधर भी करंट फ्लो करेगी, हालांकि उल्टा फ्लो करेगी। तो यहां पर करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगी, यहां एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी, यहां फ्लो नहीं करेगी। तो अब वो पूछ रहा है कि इन सर्किट्स में ए बी सी में द ड्रॉप अक्रॉस द टू पी एन जंक्शंस आर इक्वल इन, तो किस में वो सेम आ जाएगा। तो अगर दोनों एक जैसे हैं तो जो ड्रॉप यहां होगा वही यहां होगा, ऐसा ही जो यहां होगा वही यहां हो जाएगा। तो ये ए और सी इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। डायरेक्ट फॉर्म कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। और बाकी अगर हम लॉजिक में जाना चाहें, रीजन पूछा जा सकता है एक्सेप्शन रीजन के फॉर्म में, क्वेश्चन नंबर 27। तो रीजन अगर हमें इसका पूछा जाए तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होती है जिसमें के सभी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, V बराबर कांस्टेंट होता है। तो अगर ये एक सरफेस है जो इक्विपोटेंशियल है और मैं चार्ज को यहां से यहां ले जा रहा हूं सपोज, तो जो वर्क डन होगा dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स होता है, या एफ डॉट डी आर लिख सकते हैं आप। तो ये क्यू ई डॉट डी आर आएगा, और वी डी क्यू, इसको वी डी क्यू लिख सकते हैं या क्यू डी वी लिख सकते हैं। तो डीवी 0 है यहां पर हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। तो अगर यहां पोटेंशियल भी है तो यहां भी पोटेंशियल भी है, तो डीवी 0 हो जाएगा। और इसका मतलब है कि ई डॉट डी आर इज 0, यानी कि मैं अगर बहुत थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं तो जो एंगल होगा वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो सरफेस के नॉर्मल होगी। किसी भी कंडक्टर का, चाहे वो किसी भी शेप का हो, रैंडम शेप हो या सिमेट्रिकल शेप हो, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, रीजन बीइंग इट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। Okay, now we move on to question number 28. Plane angle and solid angle have no units and no dimensions. जिसकी यूनिटी नहीं है उसकी डायमेंशन भी नहीं होती है। लिख देते हैं हम कि हाँ साहब इसकी एंगल रेडियन हो गया, यूनिट लिख देते हैं। तो यूनिट्स हम कह सकते हैं कि यूनिट्स हैं, लेकिन डायमेंशन उसकी नहीं है। तो एंगल की यूनिट रेडियन बोली जाती है, सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन बोली जाती है। तो यूनिट तो हम उसकी है, मेजर तो हम करते हैं, लेकिन डायमेंशन उसकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट ऑब्जर्व 8 फ्रिंजेस इन अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ स्क्रीन व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ 600 नैनोमीटर वेवलेंथ इज यूज्ड। इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज चेंज्ड टू 400 नैनोमीटर, द फ्रिंजेस ही वुड ऑब्जर्व इन द सेम रीजन ऑफ द स्क्रीन वुड बी। ठीक है जी, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि हमारे पास में एक ये लिमिटेड साइज की स्क्रीन है, मान लीजिए L,
और जो फ्रिंज विड्थ है वो मान लीजिए है बीटा। तो अगर उसको n फ्रिंजेस दिख रही है तो आप कह सकते हैं n बीटा बराबर n। और बीटा जो होता है ये फ्रिंज विड्थ होती है। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? d लैम्डा बाई डी। तो आप कह सकते हैं n d लैम्डा बाई डी। अब d कांस्टेंट है, d कांस्टेंट है तो ये l हो गया, यानी n लैम्डा बराबर कांस्टेंट हो गया अगर देखा जाए। तो अगर आपने लैम्डा को 600 से 400 कर दिया है तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस बढ़ जाएंगे। तो पहले आपको कितनी दिख रही थी, वो कह रहा है 8 दिख रही थी, तब 600 आपकी वेवलेंथ थी, बाद में 400 हो गई है तो कितनी दिखेंगी? तो n बराबर ये कट जाएंगे तो आपको 12 दिखेंगे। सो द आंसर इज 12। सीधा सवाल है लेकिन अच्छा एप्लीकेशन है कॉन्सेप्ट का, समझ के करने वाली बात है। 30th, a light ray falls on a glass surface of refractive index √3 at an angle of 60 degree. The angle between the reflected and refracted rays would be. तो ये क्वेश्चन नंबर 30 आ जाता है। अब वो कह रहा है ये एक ग्लास स्लैब है और इस पर लाइट पड़ रही है आकर के कितने एंगल पर? 60 डिग्री पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। तो लाइट का सरफेस पर रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। तो वो कह रहा है इन बीच का एंगल बताइए मुझे क्या होगा। तो एक बात तो तय है कि ये एंगल 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जिस एंगल पर लाइट आ रही है उसी एंगल पर जाएगी। और अगर ये 60 है तो ये 30 भी होगा, ये बात भी तय हो गई। अब अगर मैं देखूं तो ये एंगल मैंने मान लिया r है, ये एंगल मेरा i हो गया, तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से मैं लिख सकता हूं साइन i बाई साइन r बराबर म्यू, यानी कि साइन 60 अपॉन साइन r इक्वल्स टू √3। यहां से आ जाएगा साइन r इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 इंटू √3/2। तो ये कट गया, विच इज इक्वल टू साइन 30। तो जो r की वैल्यू है वो 30 डिग्री आ रही है। तो आप यहां से देख सकते हैं इधर एंगल 60 है, इधर एंगल 30 है, इन सारे एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। तो जो टोटल थीटा हमारा बचेगा वो 90 डिग्री आ जाएगा। सो द आंसर इज 90 डिग्री। तो 30 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अगले क्वेश्चंस के लिए आपको अगले वीडियो तक का इंतजार करना पड़ेगा। आप खुद से ट्राई करके देखिएगा। जो डाउट होंगे वो आप कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं। पेपर के अलावा भी डाउट हो तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। आपके डाउट्स को अगले वीडियो में इनकॉर्पोरेट करते हुए सॉल्व किया जाएगा। ऑल द लक, थैंक यू।